हाँ बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आप सब लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ के साथ जितना भी आप पढ़ते होंगे आवश्यक रूप से आप उसका रिवीजन भी कर लेते होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में और कामना करता हूं सभी बच्चे एकदम मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, बेहतरीन रहें, जिंदाबाद रहें। और एक शब्द आप मेरी क्लास में अभी सुना होगा कि रिवीजन करते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए। ये शब्द आपको मेरी क्लास में लगातार सुनने को मिलता रहेगा और मैं इसको बीच बीच में फील भी कराता रहूँगा आपको कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। आ जाएंगे सभी एक बार। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रिंसी मिश्रा, सविता सिंह हैं, नीतीश कुमार यादव हैं, शुभम हैं, चंदन अंकित हैं और जी शुभम हैं, हर्ष हैं, शिवम सैनी हैं, पूनम हैं, अंजलि हैं, अवधेश हैं, संदीप यादव हैं, राजकुमार हैं, अजय हैं, अभिषेक कुमार हैं, गोपाल मीना हैं, एदल सिंह हैं। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। एक बार सभी मुझे अपने हालचाल बताएं, कैसे हैं आप सभी के हालचाल, कमेंट कैसे हैं आप सभी के हालचाल, अपने हालचाल बताएंगे। और काफ़ी बच्चों से काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही होगी क्योंकि किसी ऐसे बैच में मैं अभी काफ़ी दिनों बाद पढ़ा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ वो सभी एकदम अच्छे होंगे और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वो भी एकदम बहुत अच्छे से होंगे, ज़बरदस्त तरीके से होंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम पहले आज बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की, उसके बाद हम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। अगर आप सहमति दें तो अब मैं क्लास को स्टार्ट करूं। बताएंगे एक बार, क्या मैं क्लास को स्टार्ट कर सकता हूं अभी। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारे बच्चे काफ़ी प्यार दे रहे हैं, उन सभी को मेरा बदले में ढेर 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 सारा प्यार। और सभी अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। तो ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। आप सब लोग अच्छे रहने चाहिए, मस्त रहने चाहिए, ज़बरदस्त रहने चाहिए। मस्त हैं सर, आप कैसे हैं, अनिकेश पूछते हैं। भैया मैं एकदम अच्छा हूँ और आप लोगों के बीच में आके और भी अच्छे हो जाते हैं। चलिए भाई, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि शुरू करिए। तो जैसा कि आप जानते हैं अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में आपका जो सिलेबस है, आपका जो किसी भी एसएससी की परीक्षा के लिए सिलेबस होता है वो ये कुछ चैप्टर्स होते हैं। और एसएससी क्या, जीडी लेवल की किसी भी परीक्षा के लिए, मतलब कांस्टेबल लेवल की हो गई, जीडी लेवल की हो गई, किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें बेसिक फिजिक्स बस पूछी जाती है, यही पूरा आपका सिलेबस होता है। जिसमें सबसे पहला चैप्टर होता है बच्चों मापन। मापन में हम बात करते हैं, मात्रकों के बारे में बात करते हैं, आविष्कारकों के बारे में बात करते हैं, जहां से लगभग एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। और उसके बाद हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, गति की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं विस्थापन, बल, त्वरण। उसके बाद हम पढ़ेंगे गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आप ये सीखोगे कि रॉकेट वगैरह कैसे लॉन्च होते हैं, उनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ग्रेविटेशन, जिसमें हम छोटे जी और बड़े जी के बारे में पढ़ते हैं। ठोसों के गुण, द्रवों के गुण, द्रवों के गुण में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पृष्ठ तनाव होता है और बर्नौली प्रमेय क्या होती है। और साथ ही साथ इनमें हम पृष्ठ तनाव को अपनी आंखों से देखेंगे, बर्नौली प्रमेय को अपनी आंखों से देखेंगे। जहां जितना संभव हो सकेगा हम प्रैक्टिकल्स का सहारा लेंगे और आपके आसपास की चीज़ों का भी सहारा लेंगे। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे ध्वनि, और ध्वनि में हम बहुत खूबसूरत खूबसूरत शानदार सी बातों को समझेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि भैया महिलाओं की पतली आवाज़ का कारण क्या है, जो आज के समय में बवाल बनी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, और फिर मैग्नेट के बारे में, और फिर ऑप्टिक्स के बारे में, जिसमें बहुत खूबसूरत सी घटनाएं जो कि आपकी तरह बहुत अच्छी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि क्यों आसमान नीला होता है, क्यों सूरज उगते और छिपते समय लाल दिखाई देता है, क्यों तारे टिमटिमाते हैं। ढेरों ऐसी ही घटनाओं के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई, बहुत सारे बच्चों का प्यार है। अभय शुक्ला कहते हैं सर योर टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी गुड। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को बनाए रखें, आपके दिलों में जो प्यार है उसको आगे तक हम कंटिन्यू करके रखें। अभिषेक यादव साथ में कहते हैं सर आप धर्मेंद्र धाकड़ न्यूज़ वाले हैं क्या। अरे नहीं यार, क्या तुम भी किसको बीच में ले आए, ये बड़ा खतरनाक आदमी के साथ तुलना कर दिए हो भैया जी, ऐसे नहीं करना है जी। उसी धर्मेंद्र धाकड़ की बात कर रहे हो ना आप, जो कहते हैं ऐसे नहीं करना है जी। भैया हरीश इसको इधर करवा दो यार, ये डिस्टर्ब कर रहा है। चलो जी, अब मैंने डिस्टर्बेंस को हटा दिया। ठीक है, सिलेबस को दोबारा से क्या ही बताना है। सिलेबस तो आप अब देखो, जब हम चीजों को आगे लेकर चलेंगे ना तो आप पाओगे कि सिलेबस आपकी उंगलियों पर रट चुका है और सारा का सारा सिलेबस आपने अच्छे से समझ लिया है। तो सिलेबस के बारे में निश्चिंत रहिएगा, सिलेबस आप साथ के साथ सीखते चलेंगे, साथ के साथ समझते चलेंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में, एक इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। और मैंने सुना है भैया एमटीएस वाले जो बच्चे हैं ये बड़े मेहनती हैं, काफ़ी टीचर्स से मैंने सुना कि एमटीएस के बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। तो हम भी देखेंगे भाई कितने बच्चे एमटीएस के मेहनती हैं, एमटीएस में जो बच्चे हैं ये कितने मेहनती हैं, यूपी टेट में काम आ सकता है।
देखिए किसी भी एग्जाम में, जो भी आपका ऐसा एग्जाम है जिसमें स्पेशल फिजिक्स ना मांगी जाती हो, जनरल साइंस मांगी जाती हो, उन सभी में काम आ सकता है। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं, जो हमारे पुराने दोस्त हैं, वो तो जानते ही होंगे कि आप एक बार यहां से जब फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो कभी आपको दोबारा पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको ऐसा महसूस होता है कि आप रिवीजन कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे नए पहली बार पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, समय के साथ आप चीज़ों को देखते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे कि आपको अब के बाद, एक बार आपने फिजिक्स यहाँ से पढ़ ली तो अब के बाद आपको कभी फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर कभी किसी मेरी क्लास में आओगे तो बस आप कहोगे भैया बस यहाँ से रिवीजन कर रहे हो, ठीक है जी। अब अगर आप कहते हो सर रेडियो ऑपरेटर के लिए कवर हो जाएगा, तो भैया नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल फिजिक्स मांगी जाती है, ऐसी जगह पे नहीं होगा, ठीक है। चलो तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि फिजिक्स क्या होता है या फिजिक्स क्या होती है, तो भैया फिजिक्स को शब्दों में बयां कर पाना तो बड़ा ही मुश्किल है। आप अगर अपने आसपास नज़र घुमा के देखें तो जितनी सारी घटनाएं आप देखते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहायक होती हैं, ये सब किससे डिफाइन की जाती हैं, किससे परिभाषित की जाती हैं, या कुछ इनमें से किसकी सहायता से बनाई जाती हैं? सब फिजिक्स की मदद से बनाई जाती हैं। जितनी सारी टेक्नोलॉजी आप ग्रो करती हुई देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें विज्ञान का, फिजिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। फिजिक्स कॉन्सेप्ट ला के देता है, एक धारणा ला के देता है, और इंजीनियरिंग उनको सच्चाई में बदल देती है। अगर आप एग्जाम्पल लें तो मोबाइल फ़ोन से लेके मेट्रो रेल से लेकर जितना आपके सामने जितने भी घरों में उपकरण इस्तेमाल होते हैं, ये सब किसकी देन होती है? ये सब आपकी साइंस की देन होती है, जिसमें आपका फिजिक्स का एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। साइंस आपको, मैं कह रहा हूँ, एक अवधारणा ला के देती है, और इंजीनियरिंग जो है उसको सच्चाई में बदल देती है। उस पर काम किया जाता है और इंजीनियरिंग उसको सच्चाई में बदल देती है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा, और आप मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करके चलिएगा। आप अगर कहीं कुछ भी कहते हैं जिसके बारे में भी, तो आपको सबके सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में क्या लिखना है, सर पेपर में आ गया तो ये कहानी थोड़ी हम लिखेंगे। पेपर में क्या लिखना है आपको कि फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक भाषा के कौन से शब्द? फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर, और नेचर का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है? प्रकृति। यानी कि अगर आप फिजिक्स वर्ड का ही मतलब समझें तो क्या है? प्रकृति है। और अगर आप फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेशन ये निकल के आती है कि प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को आप फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। यानी कि नेचर और नेचर की फिनोमेनाज को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? फिजिक्स की पड़ती है, फिजिक्स के नियमों की पड़ती है, ठीक है। प्रकृति और प्रकृति के घटनाओं को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है भैया? फिजिक्स की पड़ती है। अगर मैं प्राकृतिक घटनाओं की बात करूं, कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं? अगर आप नजर दौड़ाएंगे, जैसे सुनामी हो गई, ज्वालामुखी हो गए, बिजली का कड़कना हो गया, टॉर्नेडो का बनना। टॉर्नेडो का मतलब क्या हो जाएगा? बवंडर का बनना। और जो ऑटोमेटिक आग लग जाती है, जैसे जंगलों में आग लग जाती है, और आपने देखा होगा भूस्खलन हो जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रकृति की मेरी सबसे फेवरेट घटना, सोलर सिस्टम। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े द्रव्यमान, इतने बड़े बड़े मास, पृथ्वी कितनी हैवी है, और सन उससे कहीं ज्यादा हैवी है। बहुत सारे प्लेनेट इन सबसे हैवी हैं, हालांकि सन सबसे ज्यादा हैवी है। ये सारे के सारे प्लैनेट्स हवा में कैसे लटके पड़े हैं? क्या आपने कभी इस बात पे नजर दौड़ाई है? क्या आपने कभी सोचा है? अगर आप सोच पाएं, समझ पाएं, तो ये सब किन नियमों से चलते हैं? उन नियमों के बारे में हम किसकी मदद से पढ़ते हैं? फिजिक्स की मदद से पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान की मदद से पढ़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होती है। बेसिक रूप से यह बात सामने निकल कर आती है। बताइए जरा, क्या आपको समझ आया कि फिजिक्स जो है, भौतिकी जो है, क्या है? बेसिकली प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। रेलवे के लिए सर जवाब दीजिए। भैया तुम इसे चाहे रेलवे के लिए लो, चाहे जहाज उड़ाने के लिए लो, मतलब मैंने कहा स्पेशल के लिए मत लीजिएगा। अगर एएलपी के लिए कहोगे तो नहीं है, और ग्रुप डी के लिए कहोगे तो 100% है। चाहे आप इससे रेल चलाना पड़ के, चाहे जहाज चलाना, चाहे पायलट उड़ाना, चाहे तोते के ऊपर बैठ के तोता उड़ाना, जो करना है करना, बस एएलपी वगैरह के लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्पेशल फिजिक्स चलेगी। ठीक है भाई? हरीश ठीक हो तुम? चलो सही है जी। चलो, तो यहां तक हमने एक ये कवर किया कि ग्रीक फिजिक्स जो है, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया, और फ्यूसिस में इसका मतलब क्या होता है? नेचर।
एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए ठीक है, सीजीएल के लिए सही है, सीएचएसएल के लिए सही है, एमटीएस के लिए सही है, एसएससी जेई के लिए सही है, सभी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है जी, ठीक है। चलो, ये हो गई आपकी बात। अब देखिए, अगर मान के चलिएगा कोई मुझसे कहता है कि सर मान के चलिए हम ये पढ़ना चाहते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी गति कैसी है, हम पृथ्वी की गति के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं और हम ये चेक करना चाहते हैं कि पृथ्वी ने यहां से लेके यहां तक अगर उसे दूरी तय करनी है और मान के चलिएगा उसका वेलोसिटी हमें पता है, वेग हमें पता है, यानी कि उसके चलने की चाल हमें पता है, तो कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा। तो ये सब चीजों के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, दूरी की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं है। अगर आपको ये चीज कैलकुलेट करनी रहे कि पृथ्वी यहां से यहां तक जाने में कितना समय लेगी, अगर उसकी वेलोसिटी हमें पता हो, तो हमें और किसकी पता होना चाहिए, दूरी का पता होना चाहिए, डिस्टेंस का पता होना चाहिए। क्या आप सभी मुझसे सहमत हैं? अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि पृथ्वी यहां से यहां तक जाने में कितना समय लेगी, आपको उसकी वेलोसिटी पता हो, आपको समय पता हो, आपको मान लो दूरी पता हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप ये देख रहे होंगे कि हमें इस चीज के अध्ययन के लिए कुछ राशियों की आवश्यकता चाहिए, कुछ राशियों की जरूरत पड़ेगी। और भैया जाने अनजाने में मैंने आपको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की कि इन्हीं को क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। समझ रहे हो, ये क्या है, वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, क्वांटिटी है यानी कि राशि है, टाइम क्या है, एक क्वांटिटी है यानी कि राशि है, डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, एक क्वांटिटी है यानी कि राशि है। एक बात बहुत ध्यान से सुन लो और अच्छे से दिमाग में बसा लेना कि पूरी फिजिक्स में जो भी हमें पढ़ना है वो सब क्या है, क्वांटिटी है, राशि है। पूरी फिजिक्स में जो भी हमें पढ़ना है वो सारी की सारी क्या है, राशियां हैं। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के दिमाग में अपने में ये एक बात उतारिए कि पूरी की पूरी फिजिक्स किसकी है, पूरी की पूरी फिजिक्स किसकी है, राशियों का अध्ययन है, क्वांटिटी का अध्ययन है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। और जिन्होंने फिजिक्स पहले पढ़ी होगी उनको कहीं ना कहीं समझ में भी आ रहा होगा कि पहले चैप्टर से लेकर अंत के चैप्टर तक हम क्या पढ़ते हैं, केवल और केवल राशियां पढ़ते हैं, हम केवल और केवल क्वांटिटी ही पढ़ते हैं। हर चैप्टर में हम क्या पढ़ते चले जाएंगे, राशियों को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जरा एक बार इस बात के लिए सहमति दो, ये बहुत जरूरी बात है कि भाई साहब आपको पूरी फिजिक्स में क्या पढ़नी है, राशियां पढ़नी है, इसी तरह से अलग अलग तरह की क्वांटिटीज पढ़नी है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर इनकी मत सुनिएगा, ये लोग ज्यादा परेशान करते हैं। भाई अगर हम इनकी नहीं सुनेंगे तो सुनने किसके आए हैं, इनकी तो सुननी पड़ेगी। मैं फिर से एक बार बच्चों आपको बता दूं, आप लोग बहुत परेशान हैं कि उस एग्जाम के लिए ले सकते हैं, उस एग्जाम के लिए नहीं ले सकते हैं। भैया आप किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए नहीं ले सकते जिसमें फिजिक्स स्पेशली पूछी जाती हो, जैसे एयरफोर्स हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, आपका रेडियो ऑपरेटर हो गया। बाकी किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें जनरल साइंस आती हो उन सब के लिए आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है भाई, चलो तो आपको क्या पढ़नी है, पूरी की पूरी क्वांटिटीज पढ़नी है, राशियां पढ़नी है। ये मैंने यहां लिखा कि प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए हमें कुछ भौतिक राशियों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि चाल, दूरी, समय हो गया, यानी कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो गया। और हर चैप्टर में हम यही पढ़ते चले जाएंगे। देखिए ये जितने चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर में हम कुछ कुछ क्वांटिटीज पढ़ते चले जाएंगे, कुछ कुछ राशियां पढ़ते चले जाएंगे। मैं इतना जोर इस बात पे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब तक आपको अपना टारगेट ही पता नहीं होगा, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तब तक आपको बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। इसलिए अपने दिमाग में एक माइंड में बना के रहिएगा कि हमें पूरी फिजिक्स में क्या पढ़नी है, केवल और केवल क्वांटिटीज पढ़नी है, राशियां पढ़नी है। और भैया सारी की सारी कहानी जो घूमेगी ना अब इन राशियों के आसपास ही घूमेगी। अरे वो राशि नहीं है यार, कहीं उस राशि को समझने लगो। किसी को राशि वासी याद आ गई होगी। हरीश तुम बहुत मुस्कुराते हो बेटा ऐसी बातों पे। तो आपको पूरी फिजिक्स में राशियां पढ़नी है और सारी सारी कहानी उन राशियों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। जो भी चीजें पढ़ेंगे हम, जो भी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो उन राशियों से जुड़ी ही पूछी जाती हैं। जैसे कि पहली चीज की अगर मैं बात करूं तो राशियों से जुड़ी हुई एक चीज होती है मापक यंत्र, यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप सभी ने देखा होगा भाई, हर एक राशि को मापने के लिए आपको किसी ना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, मापक यंत्र की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं दूरी को मापने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए होता है। भाई नॉर्मल घरों में तो आप फीता लिया और नाप दिया, इंच टेप से नाप दिया। उसके बाद मान के चलिएगा कि अगर आपको समय मापना है तो आप वॉच से माप लेते हो, घड़ी से माप लेते हो, है ना। तो हर राशि को मापने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, मापक यंत्रों की आवश्यकता होती है।
तो आइए पहले पढ़ते हैं हम। सबसे पहले मापक यंत्र, कुछ मापक यंत्र पढ़ेंगे हम जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए एक चीज और आप यहां याद रखेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट में दो तरह की बातें होती हैं। एक तो बातें होती हैं जिनको समझा जाता है, और एक बातें होती हैं जिनको समझाने के लिए हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि ए के बाद बी ही क्यों आता है, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीज, भाई 2 और 3 5 ही क्यों होते हैं, 21 और 22 इतने ही क्यों होते हैं, उन हर चीजों के लिए आपके पास एक लॉजिक मौजूद होता है। तो हम दो तरह की चीजों पे काम करेंगे। जो समझ सकने वाली चीज होंगी उनको लॉजिक से समझेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे, और जो समझ ना सकने वाली चीज होंगी उनको ट्रिक से याद करेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं। आप जो रट लेते हो ना, उससे हम बचेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब आपने चीजों को रटा है आपको कुछ भी 2-4 दिन तक भी याद नहीं रहा, एग्जाम तो बड़ी दूर की बात है। बोलो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है। अगर आप अच्छे से चीजों को या तो समझ लें, भाई बचपन में क्या आपको ये रटवाया गया था कि 48 और 12 कितने होते हैं, रट लो, नहीं ना। अगर आप एक को रट लेते फिर बाकी को कैसे करते। तो आपको एक मेथड बताया गया, इसको बोलते हैं लॉजिक। लेकिन ए के बाद बी ही आता है, बी के बाद सी ही आता है, इसका कोई लॉजिक थोड़ी था। ये तो आपने डायरेक्टली समझा, ये समझने की बात तो थी नहीं, डायरेक्टली आपने रटी। हम यहां कुछ भी रटेंगे नहीं, हम या तो लॉजिक के साथ पढ़ेंगे या तो चीजों को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और ट्रिक का मतलब सीधी सी बात है, जुगाड़ है। और पूरा भारत तो भैया जुगाड़ पे टिका है, तो हम भी थोड़ा सा जुगाड़ का इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मापक यंत्र ऐसे ही होते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लो आप, एक मापक यंत्र है ओडोमीटर, और ओडोमीटर भैया तय करता है वाहनों के द्वारा चली गई दूरी। ओडोमीटर के द्वारा तय की जाती है वाहनों के द्वारा चली गई दूरी। अब इसको अगर आप डायरेक्टली याद रख लोगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, अगर आप सर आइंस्टीन या आप सर स्वामी विवेकानंद जी के परिवार में से नहीं हो तो इसको 2-3 दिन में भूल जाओगे। अगर उनके परिवार में से हो तो फिर तो एक बार पढ़ने के बाद ही हमेशा याद रखोगे ना, उनकी कैपेसिटी बड़ी अच्छी खासी है। क्यों भाई हरीश? तो भाई साहब आपको इसे किसी ना किसी जुगाड़ से याद रखना चाहिए, ट्रिक से याद रखना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। क्रिस जायसवाल कहते हैं आज मेरा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे है? नहीं यार, तुम तो बहुत बड़े हो गए, 21-22 साल के तो हो गए यार, फर्स्ट डे कैसे हो जाएगा तुम्हारा? दुनिया में आए हुए बहुत दिन हो गए। अब देखो जुगाड़ कैसे बनाएंगे हम, हर एक का जुगाड़ बनाते हुए चलेंगे। आपसे कह दिया भैया ओडोमीटर मापता है वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी। तो आप एक बात ये समझिएगा कि भैया 3-4 गाड़ी लाइन में लगी हुई हैं, जिनमें एक है आपकी ऑल्टो, एक है आपकी मान लो वैगनार है, और एक है आपकी ऑडी। और आपसे कहा जाए कि रेस में सबसे ज्यादा दूरी कौन जाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर सर ऑडी होगा। यानी कि आप कहोगे कि ऑडी कार जो है सबसे ज्यादा दूरी तक जाती है, ऑडी कार सबसे ज्यादा दूरी तक जाती है। तो पेपर में जैसे ही ऑप्शन आएगा ऑडी, ओडोमीटर, अब तुरंत पहचान जाओगे ऑडी। तो इसी तरीके से सारी चीजों को हम अच्छे से समझ कर चलेंगे। ठीक है, एक बार बता दो क्या आपको मजा आएगा ऐसे, या फिर आप डायरेक्ट रटने में विश्वास रखते हो? आगे हम अगर बात करें भैया ऑडियोमीटर क्या मापता है, तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है कि कितनी ज्यादा तेज ध्वनि है, कितनी ज्यादा तेज ध्वनि है। इस बात को कौन मापता है? ओडोमीटर मापता है। और ओडोमीटर देखिए, सॉरी, ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर मापता है। तो ध्वनि से तो रिलेटेड है ही भैया, ऑडियो तो ध्वनि से रिलेटेड है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला आप देखो अल्टीमीटर। अल्टीमीटर मापता है जी ऊंचाई। मुझे बताइए, आपके मोहल्ले पड़ोस में कहीं ना कहीं ऐसे लोग जरूर होते हैं जो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, या कोई भी हो जो आपकी बहुत हेल्प करता हो, तो आप क्या कहते हो? यार बड़ा अल्टीमेट आदमी है भाई, बड़ा अल्टीमेट आदमी है कि नहीं? और आप क्या चाहते हो? अल्टीमेट आदमी बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल चाहते हो। तो भाई साहब अल्टीमेट आदमी जो होते हैं ना, आप याद रखो, अल्टीमेट आदमी क्या जाते हैं? बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। याद तो कुछ रखना ही नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, याद आपको कुछ रखना ही नहीं है, केवल आपको देख लेना है। एक बार सुनते ही एग्जाम में ऑप्शन जैसे ही आएगा आप तुरंत इसको पहचान लोगे। और लास्ट में मैं आपको एमटीएस के आए हुए क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और तब मैं चेक करूंगा कि आप चीजों को कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आगे देखें। अगला देखिए लैक्टोमीटर। सीन 2 कर देना भैया एक बार। लैक्टोमीटर, तो मैं कह रहा हूं कि जिस हिसाब से शहर बढ़ते चले जा रहे हैं और गांव घटते जा रहे हैं, जिस हिसाब से शहर बढ़ रहे हैं, गांव घट रहे हैं, भाई गांव नहीं होंगे तो भैंस कौन पालेगा? और जब भैंस नहीं पालेगा तो दूध की कीमत जो है मेरे हिसाब से लाखों में चली जाएगी। दूध की कीमत कहां चली जाएगी? लाखों में। तो जब भी लैक्टोमीटर आएगा आपको याद आ जाएगा लाख, और लाख का मतलब दूध है। दूध की शुद्धता मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हो। नोट्स बनाने वाले भैया जी, आप नोट्स अभी मत बनाइए। अगर आपने एक बार समझ लिया फिजिक्स ऐसी चीज है, मैं तो कोशिश भी ऐसी करूंगा कि आसपास की चीजों से जोड़ के जहां जितना संभव होगा प्रैक्टिकल वीडियोस देकर आपको कुछ ऐसी कोशिश की जाएगी कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। और मेरा मानना है अगर आपको याद हो गई ना,
तो क्लास के अंत में मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में आप नोट्स बना लोगे, मुश्किल से मुश्किल। लेकिन अभी तुम अगर नोट्स बनाने में रह गए ना, और तुम भाई डेफिनेटली अगर तुम नोट्स बनाने में रहोगे तो मेरी बातों को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, और जब समझ ही नहीं आएंगी तो भाई साहब फिर तुम कितना ही उनको देखते रहना, कितने ही सजा सजा के नोट्स बना लेना, कोई बेनिफिट नहीं होगा। अच्छे से समझने पे फोकस करो क्लास में, नोट्स आप बाद में बना लेना। चाहेंगे तो आपको मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ ये पीडीएफ अपनी अटैच करा दूंगा, इस पीडीएफ में से आप बाद में कॉपी कर लेना। नोट्स अभी मत बनाइए, मैं आपसे ये कहूंगा। अगर आपको ज्यादा ही शौक है सजाने बजाने का तो वो आपकी मर्जी है। आगे देखो, हाइड्रोमीटर क्या मापता है जी? हाइड्रोमीटर ऐसे पे सीन 2 कर दिया करो। देखिए हाइड्रो से आप देखेंगे हाय डरो। भैया क्यों डरें और किससे डरें? भैया आप डरो तरल पदार्थों से। किससे डरो? तरल यानी कि लिक्विड, जैसे कि पानी हो गया। भाई क्यों डरें? क्योंकि इनमें क्या आती है? सुनामी आती है। समुद्र में पानी होता है और पानी में क्या आती है? सुनामी आती है। तो जब भी हाइड्रो शब्द आएगा आप याद रखोगे हाय डरो। क्यों डरें? तरल पदार्थों से। तो तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो आप? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हो। हाय डरो, आपको तुरंत एग्जाम में याद आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड वाली पीडीएफ दे देंगे, निश्चिंत रहो अनिकेत। आगे देखो हाईग्रो, देखो बिल्कुल सिमिलर है हाइड्रो और हाईग्रो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाईग्रो। अब देखो फिर से वही बात आ गई, हाई माने ज्यादा, हाई माने ऊंचा, और ग्रो माने ग्रो करे। क्या आप मुझे बताइए, अगर आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं और आपको ठंडी ठंडी हवा मिले, कैसी हवा मिले? ठंडी ठंडी हवा मिले, तो क्या आप हाई ग्रो नहीं करते चले जाएंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल करते चले जाएंगे। अगर आप पहाड़ों पे चढ़ते रहें और आपको ठंडी ठंडी हवा मिलती रहे तो मुझे बताइए क्या आप हाई ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल, हम तो बहुत ऊंचे जाते चले जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ने पे ऑक्सीजन की तो कमी होती है। बट अगर आपको ऑक्सीजन मिलती रहे तो मजा आ जाएगा, है ना? आगे देखो अगला देखिए बैरोमीटर, ये बड़ा बढ़िया है बैरोमीटर। गांव में बोलते हैं बैरो का मतलब क्या होता है भाई? बैरी होता है, और बैरी माने क्या होते हैं? शत्रु। अच्छा मुझे बताइए, आपको दबाने का काम क्या आपके बैरी नहीं करते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल करते हैं। आपको दबाने का काम हमेशा आपके बैरी करते हैं। तो याद रखोगे कि वायुमंडलीय दाब, ये भी याद रखोगे, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? आपके आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बारे में बात करेंगे हम जब चैप्टर में आएगा। अभी हमारा उद्देश्य ये जानना नहीं है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, अभी हमारा उद्देश्य है ये जानना कि इसको किससे मापा जाता है। ठीक है, तो बैरोमीटर मतलब शत्रु, आपको याद आ जाएगा बैरोमीटर, बैरी मतलब शत्रु, और शत्रु आपको दबाने का काम करते हैं। बैरी मतलब शत्रु आपको दबाने का काम करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाएगा? बैरोमीटर से मापा जाएगा। आगे देखें ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर पेड़ पौधों की वृद्धि मापने के लिए, ये तो सबको क्लियर है यार, अगर पेड़ पौधों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो उनमें वृद्धि लगातार होती रहेगी, ये बड़ी आसान सी बात। ठीक है, अगला देखेंगे आप देखिए रेन गेज, रेन गेज क्या मापता है? रेन गेज मापता है वर्षा की मात्रा। अब कैसे मापता है? अगर मैं मान लो डायग्राम आपको ना दिखाता तो आपको ऐसे लगता है यार जाने रेन गेज क्या बवाल है। कुछ भी नहीं होता, जैसे गांव में कीप सी ले लेते हैं ना टंकी वंकी भरने के लिए, इस तरह का रेन गेज होता है। ये चीज तोप चीज रेन गेज है। अब बारिश पड़ेगी, इसे कहीं टांग दो और जितनी बारिश पड़ेगी उतना पता लग जाएगा कि इतने सेंटीमीटर इसमें पानी भर गया, तो हम कह देते हैं इतने सेंटीमीटर की बारिश यहां पर हुई है। तो आपने देखा होगा मासिनराम में इतने सेंटीमीटर की बारिश होती है, चेरापूंजी में इतने सेंटीमीटर की बारिश होती है। कैसे पता लगाते हैं? इस तोप चीज रेन गेज से। मुश्किल से 20 रुपए का आता होगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा सुनने में यार पता नहीं कोई बहुत बड़ी तोप चीज होगी। तो भैया ये है आपका रेन गेज। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा मापने में किसका इस्तेमाल होता है? रेन गेज का इस्तेमाल होता है। फिजिक्स से आपके एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है ही, जीएस वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है। और आज जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि किसी किसी शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन आप रीजनिंग में उम्मीद कर सकते हैं, और रीजनिंग में यहीं से उम्मीद कर सकते हैं। अक्सर मापक यंत्रों से एक क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेगा कि अगर हाइड्रोमीटर ये मापता है तो हाइग्रोमीटर क्या मापेगा, अगर रेन गेज ये मापता है तो वो क्या मापेगा। इस तरह से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है एनालॉजी वाले चैप्टर में, रीजनिंग में भी इन्हीं सब चीजों से आता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए लक्स मीटर। लक्स मीटर क्या मापता है? अब देखिए आप हो जैसे आप अब कभी नहाते हो नहीं, आप बिल्कुल नहाने से तो बड़ा कतराते हो, लेकिन जैसे ही किसी दिन नहा लेते हो और आपने लगा लिया भैया लक्स साबुन, तो क्या भयंकर आप प्रकाश की तरह चमकते हो,
है कि नहीं है? अगर लक्स साबुन से आप नहा लोगे तो किसकी तरह चमकोगे भैया? प्रकाश की तरह भयंकर तरीके से आप चमकोगे, है ना? तो आपको कभी नहीं भूलोगे कि लक्स मीटर क्या मापता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी मापता है, प्रकाश की तीव्रता मापता है। ठीक है, अब देखो आगे, थर्मोमीटर क्या मापता है? सीन टू कर दो एक बार भैया, इससे तो सब परिचित होंगे। थर्मोमीटर क्या मापता है? तो थर्मोमीटर मापता है टेम्परेचर। अब ये सभी आप जानते तो हैं, लेकिन मैं इसको लाया क्यों हूं? लाया इसलिए हूं क्योंकि आगे और भी तापमान को मापने की डिवाइस आएंगे। क्या कह रहा है ये? ठीक है, अब देखिए, लेकिन आपका जो थर्मोमीटर होता है ना, जब आपको बुखार आ जाता है और डॉक्टर आपसे कहता है कि भैया आपको 103 बुखार है, 103 बुखार है, तो ये कितना डिग्री फ़ारेनहाइट तक माप देगा? ज्यादा से ज्यादा 150 डिग्री फ़ारेनहाइट माप देगा, है ना? 200 माप देगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन 200 से ऊपर के टेम्परेचर कैसे मापोगे? 200 से ऊपर टेम्परेचर मापने के लिए आपको किन्हीं और चीजों की आवश्यकता होती है। दिखा दो यार इनको एक बार, ये बेचारे थर्मामीटर देख लेंगे। ठीक है जी, तो थर्मामीटर ऐसे मापता है। ये होता है आपका थर्मामीटर, प्यारा प्यारा, सबने देखा होगा। मैं इसको इसलिए लाया क्योंकि हम इससे लिमिटेड टेम्परेचर माप सकते हैं, हाई टेम्परेचर के लिए हम आगे अलग डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करेंगे। आगे सवाल आप देखिए, मैनोमीटर। अब मैनोमीटर क्या होता है? अक्सर सबकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त पाया जाता है या दोस्त पाए जाते हैं जो पैसे लेने के नाम पर गाय होते हैं और वापस लौटाने के नाम पर शेर होते हैं। क्यों हरीश, सही कह रहा हूं? जब तुम इनसे पैसे, जब ये तुमसे मांगते हैं तो बहुत जरूरत दिखाते हैं, लेकिन जब तुम इनसे मांगोगे तो इनका एक जवाब रहता है, भागे थोड़ी जा रहे हैं। सही कह रहा हूं मैं? भागे थोड़ी जा रहे हैं कहीं, रे यार यहीं तो रह रहे हैं। तो मान के चलिए तुम्हारा भी एक ऐसा दोस्त होगा, लेकिन दोस्त दोस्त होता है, अक्सर पार्टी के समय तुम फिर उसी को याद करते हो। तो मान लो तुमने अपने घर बनाए हैं मूली के पराठे और तुमने उसको बुलाया, आजा भाई आजा पार्टी है, दौड़ा चला आता, खाने के नाम पे बिल्कुल दौड़ा चला आएगा, दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। अब जब मूली के पराठे खाएगा तो क्या लीक करेगा भैया? गैस तो लीक करेगा। अच्छा, बदबू आएगी, तुम कहोगे कर दिया काम, कहेगा ओ भैया मैंने नहीं करा। तो याद रखना कि आपके दोस्त ने गैस लीक करी और वो क्या करा है? मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा। मैं 100% कह सकता हूं, तुम इसको कभी भूल भी जाओ कि मैनोमीटर क्या मापता है? गैसों का दाब मापता है। अब देखो एक चीज को ध्यान से देखो, एक चीज मैंने पीछे क्या बोली थी आपसे, जो था आपका बैरोमीटर, शत्रु वाला, कि आपको बैरोमीटर मतलब बैरी जो होते हैं आपको दबाने का काम करते हैं, वो क्या मापता है भैया? वायुमंडलीय दाब मापता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है। तो याद रखना दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं, गैस का प्रेशर मापने के लिए मैनोमीटर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर। ठीक है, तो दोनों तरीके से दोनों चीजों को अलग अलग आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे बताइए, मान के चलिए कि आपकी उन्होंने आपसे मना कर दिया, गुस्से में आपने फोन तोड़ दिया, आप लेके गए मैकेनिक के पास, ये आपका फोन है, आप लेके गए इसे मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक मान के चलो चेक करना चाहता है एक निश्चित हिस्से को कि भैया इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, एक निडल यहां से निकालता है, यहां पे लगा देता है, दूसरी निडल यहां से निकालेगा और यहां पे लगा देगा, यही तो करेगा। और अगर यहां मान लो इन इसकी सुई थोड़ी बहुत हिली डुली तो वो मान जाएगा कि करंट यहां से लेके यहां तक जा रहा है, इसका मतलब ये पार्ट ओके है, सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या यहां इस चीज को पता लगाना इस चीज का पता लगाना जरूरी है कि इसमें कितनी धारा गई, या केवल हम ये पता लगा लें कि इसमें धारा गई है या नहीं, करंट गया है या नहीं, करंट गया है या नहीं? किस चीज का पता लगाना आपका जो मैकेनिक है वो चाहता है? तो आप पाएंगे कि मैकेनिक केवल ये पता लगाना चाहता है कि धारा जा रही है या नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितनी जा रही है। तो याद रखना, गैल्वेनोमीटर केवल धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस का पता लगाता है, ये मेजर नहीं करता है, ये मापता नहीं है। ठीक है, ये मापता नहीं है। अच्छा क्या छोड़ दिया, देख लेते हैं एक बार। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया आपको? पहले इनको कंप्लीट करो फिर करवाएंगे अब उसको। ये बताओ गैल्वेनोमीटर समझ में आया? इस बात को अच्छे से ध्यान रखो कि गैल्वेनोमीटर केवल इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाता है, ये मापता नहीं है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखो, क्वेश्चन यहां से आता है। बच्चा कहेगा सर मापेंगे किससे? भाई साहब मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? एमीटर का। आम आदमी के घर के बाहर जो मीटर टंगा होता है, अमीटर, आम आदमी के घर के बाहर मीटर टंगा होता है, अमीटर। और अमीटर क्या मापता है? अमीटर मापता है विद्युत धारा। एमीटर मापने के काम आता है, किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। तो याद रखना, फिर से मैं कहूंगा, पता लगाने के काम कुछ और आएगा और भैया मापने के काम कुछ और आएगा। सर फिजिक्स कितने दिन में खत्म हो जाएगी? सचिन हो गई, आज खत्म हो गई। ए भाई साहब यार चल नहीं,
तो शुरू हुई नहीं है, तुम पहले खत्म होने की बात कर लो। ज़्यादा देर में आपके नहीं लूँगा, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बातें की जाएंगी, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो दिया जाएगा। और मुश्किल से मुश्किल मैं आपकी 15 क्लासेज लूँगा, मुश्किल से मुश्किल कोशिश करेंगे 14 में ही खत्म करने की। 14 से 15 क्लासेज में फिजिक्स बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको फिनिश करके दे दी जाएगी, ठीक है। चलो जी, एमीटर हो गया। वोल्ट मीटर देखेंगे आप, आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा। स्टेबलाइजर हो गया, जैसे कि समरसीबल का बोर्ड हो गया, उसमें लगा होता है। एमीटर भी लगा होता है, वोल्ट मीटर भी। एमीटर धारा का मापन करता है, करंट का, और वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज का मापन करता है। ये लेबोरेटरी वाला है, उसको ओपन करके दिखाया है पूरा। आपके घरों में ये वाला नहीं लगा होता, आपके घरों में तो सिंपल एक बोर्ड सा दिखा दिया जाता है। ये प्रॉपर लेबोरेटरी वाला है, ठीक है। चलो भैया बात कर लेते हैं, आप उस चीज की बात कर रहे हो। अब अगर मुझसे छूट भी गया है ना, ये तो मैं खूब समझ रहा हूं तुम इसके पीछे क्यों जान लगा रहे हो, सही है। और भाई साहब, इस शब्द से तुम चाहे जो मतलब निकालो भैया, मैं तो ये मतलब निकालूंगा सक्सेस, ठीक है। मैं तो भैया सक्सेस कहूंगा, और मक्कारों में समझ रहा हूं कि तुम क्यों जान लगा रहे हो इसके पीछे। सेक्सटेंट में आप याद रखोगे इस वाले शब्द से सक्सेस। और देखिए, जब किसी को सफलता मिल जाती है ना, जब किसी को सक्सेस मिल जाती है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे उसके तो ग्रह नक्षत्र ऊंचाइयों पर थे। क्या थे? ग्रह नक्षत्र उसके ऊंचाइयों पर थे, इसलिए उसको सफलता मिल जाती है। कोई ये नहीं देखता कि तुमने मेहनत कितनी करी है। निदा फाजली का एक शेर है, एक निदा फाजली का शेर है कि तुमने मेरे फूलों की सेज देखी है, तुमने मेरे फूलों की सेज देखी है, कांटों का रास्ता नहीं देखा। कुछ इस तरह से उन्होंने करके कहा है। तो होता भी यही है, अक्सर आम जिंदगी में भी यही होता है कि लोग केवल आपकी सक्सेस को देख लेते हैं, सफलता को देख लेते हैं। देखो, लोग ना, दुनिया के लोग आपको बस जज करते हैं 0 और 100 के बीच में। अगर आपके पास नौकरी है तो वो कहेंगे ये आदमी 100 है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो वो कहेंगे ये 0 है। हो सकता है कल आपकी नौकरी लग जाए, आज के बाद कल कोई रिजल्ट आए, पीडीएफ में आपका नाम आ जाए, आपकी नौकरी लग जाए, तो आज आप क्या हो, 99, यस या नो। आज आप 99 है, लेकिन फिर भी जब लोग आपके बारे में बात कर रहे होंगे ना, तो लोग सिर्फ ये कहेंगे यार इसकी तो नौकरी नहीं लगी, कुछ नहीं है, वो आपको 0 समझेंगे। तो अगर आपसे लोग कुछ कहते हैं तो उनके बारे में कभी मत सुनिएगा। लोग केवल 0 और 100 के बीच जज करते हैं। लेकिन कोशिश इतनी जरूर कर लेना कि भैया हमें जो है ना 100 जाके ही रहना है, क्योंकि गलती से भी, और अक्सर इंसान अपनी गलतियों से ही यहाँ रह जाता है। तुम बेटा यहाँ रह गए ना, तो लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि यार उसने बड़ी मेहनत करी थी। फिर मेहनत अभिशाप बन जाती है। लोग उल्टा और कहते हैं, अरे यार उसका लड़का देखियो कम पढ़ता था सिलेक्शन ले गया, ये तो इतना पढ़ता था सिलेक्शन नहीं ले गया। दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम यहां आके रहे तो ये मान लो कि तुम्हारी जिंदगी अभिशाप बन जाएगी, कलेश मच जाएगा जिंदगी में। ना तो तुम खुद जिंदगी से संतुष्ट रहोगे। तुम तैयारी कर रहे हो मान लो एमटीएस की, अच्छी सी सरकारी नौकरी है, और अगर ये तुम सिलेक्शन नहीं ले पाए, मेहनत नहीं की, तो तुम कहां रह जाओगे, प्राइवेट नौकरी में रह जाओगे। प्राइवेट नौकरी में तुम किसी काम के नहीं हो, वहां पे गधे भी बराबर, घोड़े भी बराबर। तो योग्यता के हिसाब से थोड़ी नौकरी है अगर प्राइवेट में आप जाओगे, अगर अच्छी नौकरी की बात नहीं करें आप। तो भैया जी आप केवल और केवल कहां तक रहें, कोशिश करिए यहां तक रहिए। जिस दिन आप सिलेक्शन ले लोगे तो आपको लोगों को कहानियां नहीं सुनानी पड़ेंगी, बस आपको कहना पड़ेगा मेरा सिलेक्शन हो गया। लोग खुशी के मारे कहेंगे बहुत मेहनत करता था, हमने तो पहले ही कहा था इसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन किसी भी वजह से नहीं हुआ, चाहे जो वजह रही हो, इतना ही बताते रह जाना। तुम्हारे सामने तो कहेंगे हाँ भैया होता है होता है, और जैसे ही चले जाओगे तुरंत अरे यार कहानी सुना सुना के पका दिया। ये लोग होते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए अपने आप को यहां तक लाने की, कभी भी किसी अधूरी स्थिति में मत छूट जाइएगा, ठीक है। तो सेक्सटेंट से क्या लगाते हैं भैया, ग्रहों की ऊंचाई का पता लगाते हैं। आगे चलें, अगला आता है जायरोस्कोप। अब तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो मान लो, और तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार आ जाए और तुमसे कहे अरे यार क्या पढ़ता ही रहता है, जा यारों के साथ घूम के आ। अरे जा यार, थोड़ा सा क्या किताबों में घुसा रहता है, जा यारों के साथ घूम के आ। तो घूमती हुई वस्तुओं का अध्ययन, घूमती हुई वस्तुओं का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, जायरोस्कोप के द्वारा किया जाता है। अगर कोई वस्तु घूम रही है तो उसका अध्ययन हम किसके द्वारा करेंगे, जायरोस्कोप के द्वारा करेंगे, ठीक है। आगे देखें बच्चों, सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ क्या करता है, भूकंप की तीव्रता का पता लगाता है कि कितनी इंटेंसिटी का भूकंप आया। अक्सर आपने सुना होगा अरे भैया 6.5 का भूकंप आया, 7 का भूकंप आया। अब 7 है क्या भाई साहब, 6.5 क्या होता है, रिएक्टर। 7 क्या होता है, रिएक्टर, ठीक है। 6.5 7 सब क्या है, ये रिएक्टर है। और रिएक्टर क्या है, एक स्केल है, एक पैमाना है। ये तो क्या है, केवल एक स्केल है, एक मात्रक है इसका। इसको बता कौन रहा है, किस यंत्र के थ्रू हम इसको बता रहे हैं, वो होता है आपका सीस्मोग्राफ। तो रिएक्टर क्या होता है, भूकंप को मापने का एक पैमाना, एक स्केल होता है। और पैमाना क्या होता है आपका, रिएक्टर, ठीक है।
आगे आप देखो एनीमोमीटर क्या होता है। अब अगर मैं नाम लूं एनीमोमीटर तो लगेगा यार जाने क्या तोप चीज होगी, और भैया ये है आपका एनीमोमीटर। मुश्किल से 150 रुपये का आता होगा, लगता कहाँ ऑटो पे लगा देखा आपने होगा, और ट्रक बसों पे लगा देखा होगा, वहां तो इसका सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अक्सर साइंस में इसका इस्तेमाल हम वायु की गति मापने के लिए करते हैं। हल्की सी भी वायु आएगी और जिधर की तरफ ये घूमेगा बता देगा भैया वायु उधर की तरफ से आ रही है। अब याद कैसे रखेंगे, सुनो। क्या कोई उस जमाने से है, मैं तो हूं उस जमाने से, जब शक्तिमान आ रहा होता था लेकिन उसी टाइम पे एंटीना को भी सिग्नल अपने बिगाड़ने होते थे, कि आपका एंटीना होता था तो भैया एक तो भैया आपका यहां रहता था, आप यहां रहते थे घर के आंगन में, और एक टीवी के सामने रहता था। आ गए रोक दे ये इसको कहता था, ये इसको कहता था। बोले हैं उस जमाने से, शक्तिमान वाले जमाने से। तो याद रखो कि अक्सर जो वायु की गति थी हमारे एंटीना की स्पीड को खराब कर देती, हमारे एंटीना की सेटिंग को खराब कर देती थी। वायु की गति हमारे एंटीना की सेटिंग को बिगाड़ जाया करती थी। अब एनीमोमीटर कहीं भी आएगा आप समझ जाएंगे कि वायु की गति। ठीक है, आगे देखें कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर क्या मापता है, देखो कितना बढ़िया सोना है, सीन टू करना, इनको सोना दिख जाएगा। कैरेटोमीटर क्या मापता है, सोने की शुद्धता को मापता है। सोने को देखो यार, यहां है, यहां ये है सोना। कैरेटोमीटर क्या मापता है, सोने की शुद्धता। 24 कैरेट का सोना है, 22 कैरेट का सोना है, ये किससे मापा जाता है, कैरेटोमीटर से मापा जाता है। आगे हम बात करें फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे आप, फेदोमीटर का इस्तेमाल करोगे। और याद कैसे रखोगे, याद रखोगे कि समुद्र की गहराइयों में जाने से क्या होगा, आपका दम घुटेगा। समुद्र की गहराइयों में जाने से आपका दम घुटने लगेगा। तो तुरंत जैसे ही फेदोमीटर याद आ जाएगा, फेदोमीटर आएगा आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा दम घुटेगा कहां, समुद्र की गहराइयों में जाने से। ठीक है, आगे देखें कार्डियोग्राम क्या मापता है। तो भैया कार्डियोग्राम हृदय की गति मापता है, यानी हृदय से रिलेटेड है। तो कार्डियोग्राम, कार्डियो का मतलब ही क्या होता है, हृदय। आगे आप देखें स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या मापता है, हृदय की ध्वनि सुनने के काम आता है। हृदय की लुप डुप को सुनने के काम क्या आता है आपका, स्टेथोस्कोप, जिसको डॉक्टर अक्सर आपके कान वगैरह में लगाते हैं। सही है, आगे देखें, हाँ अपने में ही तो लगाएंगे यार। आगे देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मापता है। तो ब्लड के प्रेशर को मापने के लिए आपने अक्सर देखा होगा, ये दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिकल होते हैं, एक डिजिटल होते हैं। फिजिकल में आपको खुद से कंप्रेस करना पड़ता है और डिजिटल में मशीन की मदद से इसको किया जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मापता है, ब्लड का प्रेशर मापता है, रक्त का चाप मापता है। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। पॉलीग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये झूठ का पता लगाता है। कैसे रखोगे भैया, जिसकी झूठ का पता लगता है उसकी पोल खुल जाती है। जुगाड़ क्या है, जिसकी झूठ का पता लग जाता है उसकी पोल खुल जाती है। तो ऐसे याद रखोगे, पॉलीग्राफ किसका पता लगाएगा, झूठ का पता लगाएगा। बोलोमीटर, अब जैसे ही मान लो गर्मी आएंगी, तापमान में परिवर्तन होगा, भाई टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे गर्मी आएंगी, तुम सबसे बोलोगे खाम भी यार बहुत गर्मी है, यार आज तो बहुत गर्मी है, अपने दोस्तों से यार बहुत गर्मी है, तुम तुरंत बोलने लगते हो, है कि नहीं। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है आप तुरंत बोलने लगते हो। तो बोलोमीटर किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, तापमान में परिवर्तन के लिए। टैकोमीटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टैकोमीटर ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट में मैं आपको एसएससी एमटीएस में आए हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा और मैं देखूंगा कि किस बच्चे ने चीजों को बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से सुना है। टैकोमीटर क्या मापता है, अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो कितने रेवोल्यूशन पर मिनट वो ले रही है, कितने रेवोल्यूशन पर मिनट वो ले रही है। प्रति मिनट चक्रों की संख्या, प्रति मिनट चक्रों की संख्या मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो आप, टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हो। प्रति मिनट चक्रों की संख्या, कोई चीज एक सेकंड में कितने चक्कर ले रही है। ठीक है, आगे आप देखें स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम। देखिए स्पेक्ट्रो का मतलब होता है फोटो, स्पेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, फोटो। हीलियो शब्द का मतलब होता है सन, फोटो प्लस सन। तो सन का फोटो लेने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आपका स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम। ये है आपका स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम। आगे आप देखेंगे पायरोहीलियोमीटर। पायरो का मतलब होता है तापमान यानी टेम्परेचर, और हीलियो का मतलब क्या होता है, सन। मैंने फिर से बताऊं, सन। तो सूर्य का तापमान अगर आपको मापना है, अब देखो सूर्य का तापमान मापने के लिए थोड़ी ना आप थर्मोमीटर ले जाएंगे, उसकी तो लिमिट ही थोड़ी सी है। तो बड़े बड़े टेम्परेचर्स मापने के लिए जैसे कि सूर्य का तापमान, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पायरोहीलियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पायरोमीटर क्या मापता है, देखो फिर से पायरो मतलब टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मापे, कौन से, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कितने तक, करीब करीब 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कोविड में आपने बहुत देखा कि दूर से ही हम टेम्परेचर माप लेते हैं। तो दूर से अगर हम टेम्परेचर माप लेते हैं
किसकी मदद से? पायरोमीटर की मदद से। नॉर्मल थर्मोमीटर को तो जीभ में लगाना पड़ता है, आपके बॉडी पे कहीं ना कहीं टच कराना पड़ता है, लेकिन इसको टच नहीं कराना पड़ता, दूर से ही आपके विकिरण से, रेडिएशन से ये माप लेता है। ठीक है विपुल, बहुत बढ़िया। क्रोनोमीटर क्या मापता है जी? क्रोनोमीटर जहाजों में समय का ठीक ठीक पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप इसको समझ के रहें, याद करके रहें। ठीक है, आगे आप देखें, पनडुब्बियों में समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए। अब पनडुब्बी जब नीचे चली गई तो ये कैसे पता लगे कि ऊपर क्या कहानी चल रही है? अब ये तो है नहीं कि तुम दुश्मन से लड़ने जा रहे हो, अपनी मुंडी निकाल के, बड़ी मुंडी निकाल के अपनी, भैया ये देखोगे आगे है क्या, कोई वहीं से उड़ा देगा आपको। तो एक छोटा सा लेंस ऊपर भेजा जाता है, पानी में से एक लेंस भेजा जाता है, जिसको बोलते हो आप पेरिस्कोप। तो पनडुब्बियों में समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। आसान था। यूडियोमीटर क्या मापता है? तो डायरेक्टली याद रखेंगे, यूडियोमीटर मापता है गैस का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, आप अपने मन से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। आगे आप देखें तो आपने सुना होगा कि तत्व कुछ ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें से क्या निकलता है? विकिरण निकलता है, अल्फा बीटा गामा, इस तरह का रेडिएशन निकलता है। तो इस तरह का जो रेडिएशन निकलता है उसको किससे मापा जाता है? तो एक डिवाइस आती है, एक यंत्र आता है जिसका नाम है गीगर काउंटर। गीगर काउंटर क्या मापता है? अल्फा बीटा और गामा विकिरण को मापता है। ठीक है, बड़ा आसान है। आगे आप देखें, अब देखिए यहां तक हमने बहुत सारे मापक यंत्रों को शानदार ट्रिक के साथ किया। अब एमटीएस की परीक्षाओं में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए, और आप ये देखो एक बार कि आप आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। यह है आपके लिए पहला सवाल, और बताइए इसका आंसर सभी लोग करिए, आपको भी पता लगेगा कि आपने कितने ढंग से चीजों को पढ़ा है। अर्जुन सरोज सर, आई लव यू, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए भैया, लव यू टू, बहुत सारा प्यार, बड़ा बड़ा धन्यवाद। बताइए वायु दाब को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एयर के प्रेशर को मापने के लिए। अब वायु दाब का मतलब क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वायुमंडल का दाब हो गया। जरा बताओ कौन माप रहा था? दाब को कौन माप रहा था? तो सिंगल बच्चे का गलत आंसर नहीं है, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं कि सर बी होगा, क्योंकि भैया आप कह रहे हो कि आपके बैरी जो होते हैं ना, आपके शत्रु जो होते हैं, आपको दबाने का काम करते हैं। ये चीज बताई थी, बैरी जो होते हैं आपको दबाने का काम करते हैं। अब ये पूछा गया है, हो सकता है अगली बार ये पूछ ले एनीमोमीटर। बोलिए, एमटीएस 6 अगस्त 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, हो सकता है आगे एनीमोमीटर पूछ ले। बोलो एनीमोमीटर क्या मापता है? अभी अभी आपने याद किया था कि हवा की जो गति थी वो हमारे एंटीना की सेटिंग को बिगाड़ जाया करती थी। सही कह रहा हूं मैं? यानी कि विंड की स्पीड, वायु की गति, वायु की गति जो थी वो हमारे एंटीना की सेटिंग को बिगाड़ जाया करती थी। सही कह रहा हूं मैं? आगे बताइए हाईग्रो, हाईग्रो कौन करेगा? जिसको मिलेगी ठंडी ठंडी हवा। तो हवा का मॉइस्चर मेजर करने के लिए, आर्द्रता हवा की मेजर करने के लिए, एयर का मॉइस्चर मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो आप इस्तेमाल करते हो हाईग्रोमीटर का। और थर्मोमीटर तो टेम्परेचर मापता ही है, बैरोमीटर, बहुत बढ़िया। तो देखिए आपको भी खुद फील हुआ होगा कि अगर आप चीजों को ट्रिक से पढ़ लेते हैं तो जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुरंत आपके दिमाग में ऑप्शन हिट कर जाता है। ठीक है भाई, चलो सज्जन कुमार, बहुत बहुत सारा प्यार भाई, बहुत सारा प्यार। आगे देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर से वही क्वेश्चन है ये, और ये पूछा गया था एमटीएस 12 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 3 में, यानी कि वायुमंडलीय दाब का। तो ये तो वायुमंडलीय दाब तो चलो आप समझ ही गए, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बाकी ऑप्शंस के आंसर भी दिमाग में आ रहे हैं तो 1 सेकंड में आप आंसर बता दोगे। ठीक है, तो बोलो ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर भैया ऑडियो की प्रबलता, यानी कि ध्वनि की प्रबलता, की साउंड कितनी तेजी से चल रहा है। आगे आप देखेंगे ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर, ऑडी कार याद रखो कि अगर कई सारी कार लाइन में हैं तो सबसे ज्यादा कार कौन सी दूरी तक जाएगी? ऑडी, यानी कि वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है? ऑडोमीटर से मापी जाती है। सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ मापता है किसको? कि कितने रिएक्टर का भूकंप आया है, कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। ठीक है, तो बताइए जरा कि क्या आसानी से आप इससे बनने वाले क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे? और भाई मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं
कि जब हम पूरी फिजिक्स को पढ़ रहे होंगे, पहली बात तो पूरी फिजिक्स को हम इसी अंदाज से पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया, जहां पर समझाने की जरूरत पड़ेगी समझाया जाएगा, जहां पर लॉजिक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, जिनके लॉजिक नहीं है सॉरी, तो उनको हम चीज़ों को बढ़िया तरीके से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ऐसे कुछ भी डायरेक्ट ना रटेंगे नहीं कि मैं आपको कोई लिस्ट दे दूं भैया रट लो इसको। बहुत सारी चीज़ें आप रट लेते हो, मात्रक आप रट के चले जाते हो, आप डायमेंशंस रट के चले जाते हो, विमाएं, जबकि पेपर में रटी हुई चीज़ तो कभी आती नहीं रहती है। तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी ना आप कोशिश करिए कि कोई ना कोई इस तरह का जुगाड़ जरूर बनाइए, मतलब कुछ ना कुछ अटैचमेंट करके चलिए चीज़ों का, कहानी की फॉर्म में याद रखिए, चाहे जैसे याद रखिए, तो ही आप उन्हें लंबे समय तक याद रख सकते हैं, नहीं तो नहीं करें, नहीं तो आप निश्चित तौर पर चीज़ों को भूल जाएंगे। ठीक है जी। तो अब और फिर से आप याद रखना कि सारी की सारी कहानी किसके इर्द गिर्द घूमेगी, राशियों के इर्द गिर्द घूमेगी। और फिजिक्स क्या है भैया, पूरी की पूरी फिजिक्स राशियों का ही अध्ययन है, क्वांटिटीज की ही स्टडी है। ठीक है। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, रिक्वेस्ट भैया आपसे ये है कि आप लोग प्रॉपर रिवीजन जरूर करके आना, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भाई साहब आप निश्चित तौर पर चीज़ों को भूल जाओगे, और कितना ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया हो, कितना ही मैंने अच्छी कोशिश की हो आपको सिखाने की समझाने की, आप इसको कल तक भूल जाओगे। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन चीज़ों को याद रख पाते हैं, और ये कैपेसिटी नहीं, एक गुण है और अच्छा है। क्योंकि दुनिया भर में सारे दिन में कितनी चीज़ों को आप देखते हो, अगर सबको दिमाग याद रखेगा तो दिमाग की तो मेमोरी फुल हो जाएगी। तो उसको बनाया ही ऐसा गया है कि वो चीज़ों को भूलता रहे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बार बार उसे रिकॉल कराओगे तो उसको दिमाग को लगेगा यार, बॉडी को लगेगा कि यार ये चीज़ तो इसके लिए बड़ी जरूरी है, तो दिमाग उसको परमानेंट मेमोरी में डाल देता है। इसलिए रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन कब करोगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सारे दिन तो पढ़ते हैं, रात को सोते समय, सोने से जब आपको लगे कि अब हमारे सोने का टाइम इसके 1 घंटे बाद हो जाएगा, तो उस समय से आप रिवीजन करना शुरू करो। रात को जब आप 1 घंटे में सारे सब्जेक्ट उठाने बैठोगे ना, तो जैसे मान लो आपने मेरी क्लास आज 1 घंटे लिया ना, मैं 100% कर रहा हूँ, 10 मिनट मात्र में रिवाइज हो जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट जो आपने 1 घंटे पढ़ा है ना ऑनलाइन में, मात्र और मात्र 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, और फिर अगले दिन आप ये पाएंगे कि पूरा आपको याद है। तो इस चीज को आप एक बार जरूर करके देखिएगा, सोने से पहले आप सारे सब्जेक्ट का रिवीजन जरूर करके देखना। आपको जो समस्याएं आती हैं, एग्जाम नजदीक आता है तो आपको लगता है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, पेपर में बैठे होते हो लगता है क्वेश्चन आता है कि पढ़ा पढ़ा सा तो है, ऑप्शन याद नहीं आता, वो सब आपके रिवीजन की कमी से लगता है। और लॉजिकल रीजन मैंने उसका बता दिया, क्यों, क्योंकि दिमाग की एक कैपेसिटी है। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, कितने अच्छे से कोई टीचर आपको समझा ले, कितने अच्छे से आप पढ़ लें, आप चीजों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। अच्छा पढ़ने से, आपके अच्छा समझ में आने से केवल यह है कि आपको समझ में आ गया, भाई याद थोड़ी हो गया, याद किससे होगा, रिवीजन से। ठीक है। तो चलो मैं आपको बीच बीच में याद भी दिलाता रहूंगा रिवीजन की इंपॉर्टेंस। आशा करूंगा सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, इसी तरीके से हम आगे पढ़ते चलेंगे। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बेहतरीन तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड डे।